dear students. Let's we start our new chapter in political science, chapter 1, the Indian Constitution. Okay, introduction. We have looked at the Indian Constitution in the class 6th and the 7th and our social and political life textbook. Have you ever wondered why we need a constitution or being curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हिंदी में संविधान कहते हैं, आपने क्लास 6 और 7 की बुक में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो जो हमारा संविधान है, आप सोचते होंगे कि इसे लिखा कब गया या इसे लिखने वाले कौन थे। तो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय डॉक्टर और भीमराव आम्बेडकर। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट करने वाले थे वे थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। तो उनके अंडर में और भी मेंबर्स थे जिन्होंने उनके गाइडेंस में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और ये इन्फोर्स हुआ, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली जो डिमांड थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और जो अंग्रेज थे धीरे धीरे वीक होते जा रहे थे बहुत सी लड़ाई लड़ने के कारण। तब हमारे जो उस समय के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे, लीडर्स थे, डिमांडेड द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर इंडिया। ओके, नाउ सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द की फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, key feature of the Indian Constitution. The beginning of the 12th century, the Indian national movement had been active in the struggle for the independence from the British rule for the several decades. During the freedom struggle, the nationalists had developed the great deal of a time to imagining and planning what the free India would be like under the British. They had been forced to obey the rules that they had वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। सो द की फीचर, अब हम इसमें बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब डिमांड की थी, जैसे मैंने इससे पहले आपको समझाया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब ब्रिटिशर्स तो या जो हम ये कहें कि हमारी इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था धीरे धीरे वीक हो रहा था, तो हमारे जो नेशनल कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने इंडिया के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वे अपनी पॉलिसीज़ के अनुसार हमारे देश में शासन कर रहे थे। तो जैसे जैसे हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ता गया, ब्रिटिशर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो थोड़े वीक हो गए थे, तो उनका ये फ़ायदा उठाते हुए हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की और साथ में कहा कि भारतीयों को उनके खुद के अधिकार होने चाहिए। सो दे डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन so now let's we see about the key features of the Indian Constitution. First of all, it is a federalism. This refers to the experience of the more than the one level of the government in the country. In India, we have the government at the state level and the central level, Panchayat Raj. Okay, is the third tier of the government. The vast number of the communities in India meant that the system of the government need to be devised and did not involve only the personal sitting in the capital city of the New Delhi and making the decision for the everyone. Instead, it has important to have the another level of the government in the state so that the decision could be made for the particular area while each state in the India enjoy the autonomy of exercising the power of the certain issues. तो यहाँ पे हम देखते हैं फेडरलिज्म मीन्स क्या होता है, जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो 3 टियर सिस्टम पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और पंचायत लेवल पे। इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की गई है? जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है इट लुक्स अबाउट ऑल द अफेयर्स ऑफ द इंडिया। अगर हमसे सामान्य भाषा में कहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है जिसमें पीएम और उसके जो मिनिस्टर्स रहते हैं, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो पूरे भारत के या पूरे स्टेट्स के अफेयर्स को लुक आफ्टर करती है। ये ठीक है, जिसमें डिफेंस है, ओके, फाइनेंशियल बजट वगैरह जो आता है आपका, ठीक है। तो ये सब डिफेंस के साथ साथ तो हम ये देखेंगे कि ये तो सेंट्रल लेवल की बात हो गई, लेकिन स्टेट जो लेवल होता है वहाँ पे भी हर एक व्यक्ति की अपनी अलग प्रॉब्लम है, स्टेट्स के भी अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी सरकार होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये सिस्टम बना गया था हमारे भारत देश में कि जो गवर्नमेंट होगी देश में
वो होगी अपनी सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, ही लुक्स आफ्टर ऑल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल की प्रॉब्लमों को सॉल्व करती है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या उनको जो राइट्स देने हैं वो स्टेट लेवल के जो हमारे सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके अंडर में और भी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका ये काम है कि स्टेट्स के लिए लॉ बनाए या इन्फोर्स करे। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल में आती है पंचायत। पंचायत मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। भाई जो सरकार है, गवर्नमेंट है, हर एक जगह पर नहीं पहुंच सकती, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है इतना विशाल है, इतना बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए थ्री टियर सिस्टम में कर दिया। अब पंचायत लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सरपंच हेड होता है और पंच उसके अंडर में रहते हैं। तो पंचायत लेवल तक का जो काम रहता है या जो भी प्रॉब्लम रहती है, सरपंच और उसके जो मेंबर्स होते हैं, पंच, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल इश्यूज़ या प्रॉब्लम पे ध्यान देती है, वो स्टेट के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करती। स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट तक की प्रॉब्लम को या वहाँ के लोगों को क्या राइट्स देने हैं या क्या प्रॉब्लम है, इस प्रकार की वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है या यहाँ के स्टेट के अफेयर्स को देखती है। वो सेंट्रल लेवल के वर्क में इंटरफेयर नहीं करती, मतलब दखल अंदाजी नहीं देती। उसी प्रकार जो पंचायत लेवल की जो गवर्नमेंट है, पंचायती राज जिसे कहते हैं, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सरपंच होते हैं और उसके अंडर के जो पंच होते हैं वो अपने गाँव की या विलेजेस की प्रॉब्लम की ओर उस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, वहाँ तक के अफेयर तक के सीमित रहते हैं। इस प्रकार ये जो थ्री लेवल की गवर्नमेंट है स्मूथली वर्क करती है अपने अपने एरियाज पे। सो दैट्स व्हाई नोन एज अ फेडरलिज्म। So now let's we see the next key feature of our Indian Constitution, parliamentary form of the government. The different tiers of the government that you just read about the consist the representative who are the elected by the people. The Constitution of the India guaranteed the universal adult suffrage for all the citizens. When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the mass and for the universal adult suffrage, and this will be help to encourage the democratic mindset. So parliamentary form of government, what it means? It means that the people of India who are the 18 year and above are able for the vote. तो इससे पहले जिसे हम एडल्ट फ्रांसिस और भी कहते हैं, आपने इससे पहले भी क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड किया जा रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके और उसके अंडर में उनके अंडर में जितने भी मेंबर्स थे, तो उन्होंने एक और सुविधा दी भारतीय नागरिकों को कि क्योंकि जब हमारे यहाँ जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था, ब्रिटिशर से आज़ादी की जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो यहाँ पे हर तबके हर समुदाय के साथ साथ हर वर्ग के युवा जो थे 18 साल उससे ऊपर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, लिखा गया, तो यहाँ के जो मेंबर्स थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, उन्होंने ये एक और अधिकार दिया कि जो भी व्यक्ति भारत में रहने वाला 18 साल और उससे ऊपर का है, उसे अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव या वोट देकर उसे चुनने का अधिकार होगा। सो डैट इज नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस। इसका मतलब कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो 18 साल और उससे ऊपर का है, वो अपने पसंद से रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके इलेक्ट कर सकता है। That's why this is the one of the most important key feature of our Indian Constitution. ये हमारे Indian Constitution का एक most important key feature है। Okay dear student? Okay, the next key feature is the separation of the power. According to the Constitution, there are the three organs of the government. These are the legislature, the executive, and the judiciary. The legislature refers to our elected representative. The executive is the similar group of the people who are responsible for implementing the laws and running the government. The judiciary is the which one who had more than unit. So, okay, in next chapter you will read about judiciary system. Okay, so separation of the power, it means that our government work in the three forms. One is the legislature, second one is the executive, third one is the judiciary. Now these three have the different role. If we talk about the legislature, means the person or the elected member. तो अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, जो लोकसभा, विधानसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और में बैठते हैं, ठीक है, वो हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इन द पार्लियामेंट हाउस
या फिर हम एक से लोकसभा में या विधानसभा में ये इलेक्टेड मेंबर्स जो है वे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, डिफरेंट लॉज बनाते हैं, डिफरेंट सेक्टर के लिए, हर एक सेक्टर के लिए अलग नियम्स बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। नाउ अब ये रूल्स और नियम्स जो है, रूल है, नियम है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स मीन्स who work under these ministers, a group of ministers like IS लेवल ऑफिसर, जो IS लेवल के ऑफिसर्स होते हैं या और भी जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, सो दे इम्प्लीमेंटेड द लॉ। उनका काम रहता है कि जो पार्लियामेंट हाउस के द्वारा जो लॉज बनाए गए या विधानसभा द्वारा जो लॉज बनाए गए उसको जनता तक के पहुंचाए और उस रूल्स एंड रेगुलेशन से जनता को अवगत कराए। नाउ द वर्क ऑफ द जुडिशरी, द थर्ड फॉर्म इज द वर्क ऑफ द जुडिशरी, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी। तो ये जो हमारे देश का जो कानून है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी अगर बोले तो इस पर किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं चलता, चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, ये सभी के लिए इक्वल है, वो सभी को एक जैसी सजा दे सकता है, चाहे वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन पर्सन ही क्यों ना हो। इस पे ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, स्वतंत्र बॉडी होती है, जिसका काम होता है जो देश के नियम कायदे को फॉलो नहीं करता या रूल एंड लॉज को फॉलो नहीं करता तो उनको पनिश करने का काम करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की फीचर इज द फंडामेंटल राइट्स। द section of the fundamental rights has often been referred to as a consonance of the Indian Constitution. The colonial rule had created a certain suspicions of the states in the mind of the nationalists, and they wanted to ensure that the set of the written rights would be guard against the misuse of the state power in the independent India. The fundamental rights therefore protect the citizen against the ability and absolute exercise of power by the states. Now अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जिसको आप आगे में पढ़ेंगे, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स में और भी आते हैं, बहुत से हैं जिसको हम आगे के टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इट्स द राइट्स गिवन बाय द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको मिला हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनइक्वालिटी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या किसी प्रकार की जाति हुई है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द एनी पर्सन। तो आपके पास अधिकार है एक भारतीय नागरिक होने के द्वारा के कारण कि आप अगर गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के फैसले से या किसी भी तरीके से आप नाखुश है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, आप सेशन कोर्ट में जाइए। सेशन कोर्ट मतलब होती है जो हमारे देश की सबसे छोटी कोर्ट है। अगर उसके फैसले से, अगर जजमेंट से आप इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट के भी फैसले से खुश नहीं है, देन यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, वन ऑफ द लास्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। तो आप सुप्रीम कोर्ट तक के जा सकते हैं उस फैसले के विरुद्ध। अगर आप नाखुश है हाई कोर्ट के फैसलों से और सेशन कोर्ट के फैसले थे, तो सुप्रीम कोर्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है और उसके द्वारा जो भी न्याय या जो भी जजमेंट किया जाएगा वो फाइनल होता है, चाहे फिर आप वो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, फिर आप उसके बाद कहीं भी अपील नहीं कर सकते। सो इन दिस वे आवर वी हैव द सम राइट्स गिवन बाय द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स वी सी अबाउट द फंडामेंटल राइट्स दैट हैज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने जैसे आपके पिछले इसमें पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था कि किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। द right to equality, all the person are equal before the law. This means that all the person shall be equally protected by the law of the country. It also states that the no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or the sex. Every person has access to all the public places. So what does it mean, right to equality? It means that the people who are residing in India are the equal in the front of law, equal before the constitution of India. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो कानून के नज़र में, हमारे भारतीय संविधान की नज़र में एक ही है, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, दे आर इक्वली ट्रीटेड। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म या समुदाय को लेकर। दे आर नॉट इल ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन। ओके, उनके जाति या धर्म को लेकर या किसी भी प्रकार के माइनॉरिटी ग्रुप को जो हमारे देश में रह रहे हैं
उनको किसी भी प्रकार से उनके साथ इन इक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एंड अगर उन लोग इस प्रकार के किसी इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन उनको अगर वो फेस करना पड़ता है तो दे कैन गो टू द कोर्ट, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले पैराग्राफ में समझाया था। सो इट मीन्स दैट द पीपुल आर रिसाइडिंग इन इंडिया हैज़ गिवन द इक्वल राइट। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को एक समान अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। Okay, the next is right to constitutional readiness. This allows the citizen to move to the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. It means that rights to move. तो इसके पहले मैंने आपको समझाया था, if you are not happy with or you are feel that there is injustice with you by the state government or by the government, तो यू कैन मूव टू द कोर्ट। तो इससे पहले जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट में या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बराबर जजमेंट नहीं मिला है, तो यू कैन मूव टू द कोर्ट। तो यू कैन गो टू द सेशन कोर्ट, यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट एंड यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और यहाँ तक कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती है। दिस टाइप ऑफ राइट्स आर गिवन बाय अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन। इस प्रकार का अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स वी सी द सर्कुलिज्म। सर्कुलिज्म स्टेट्स one in which the state does not officially promoted any one religion as the state religion. You now understand in way a country history often determines the kind of the constitution that the country adopts by itself. It means that our country like India, many types of people are residing, Hindu, Muslim, Sikh, but you see that there is no any वन रिलीजन। तो अगर हम यहाँ भारत में देखें तो सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है। सर्कुलिज्म इट मीन्स दैट द कंट्री, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। तो अगर हम यहाँ देखते हैं सर्कुलिज्म में, तो कोई भी कंट्री, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो, वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। वो सभी के साथ बराबर न्याय करेगी या सभी को बराबर, सभी धर्मों को बराबर मौका देगी कि वह अपने अपने धर्म का प्रमोट करे। तो जैसे अगर हम अमेरिका में बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, वहाँ आपको क्रिश्चियनिटी दिखाई देगी। इजराइल की बात करें तो वहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी धर्म ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन हमारे भारत देश में यहाँ ऐसा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा या आप अनुभव नहीं करेंगे। यहाँ पे सभी धर्मों के साथ बराबर इक्वली ट्रीट किया जाता है। इट इज़ नोन एज द सर्कुलिज्म। So the dear student, in this way we see that the function of or the key feature of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसी से हमारे भारत देश की पहचान है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।